Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new topic, Niels Bohr and its applications. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज फर्स्ट। रदरफोर्ड ने पहली पहली बार एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसने एक डिस्कवर किया था कि एटम की क्या स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस कैसे होता है, न्यूक्लियस के अंदर और कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिजाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रिजाइड करता है, ईटीसीआर। ये जो सारी डेवलपमेंट थी, सारी मेहनत थी, वो रदरफोर्ड की थी। रदरफोर्ड ने जो पहले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, लेकिन उसके काफी डिफेक्ट्स भी थे, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कि वो रिवॉल्व कर रहा होता है किसी भी ऑर्बिट में, और साथ साथ में एनर्जी भी लॉस कर रहा होता है, और वही एनर्जी लॉस करते करते इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में गिर पड़ता है। तो उसके डिफेक्ट्स जो है, डिफेक्ट्स को सही करने के लिए साइंटिस्ट नील बोहर, उसी का स्टूडेंट ही था। नील बोहर वाज स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। वो उसी की लेबोरेटरी में काम करने वाला था। उसने एक नई डिस्कवरी की थी किसके बारे में, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन 1913। इन 1913 नील बोहर a student of Rutherford. Neil Bohr, a student of Rutherford. रदरफोर्ड का स्टूडेंट ही था, जिसने डिफेक्ट्स, जो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स थे, उनको सही किया था। He removes the Rutherford's defects. He removed the defects of Rutherford. Defects of Rutherford atomic model. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स थे, उसको सही किया था, उसको रिमूव किया था नील बोहर ने। कब? 1913 में। एज जैसे कि नील बोहर ने, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है इज अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। मैं इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूं। इज अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, electrons are revolve in circular orbits continuously. रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है, एंड इट्स कंटिन्यूसली लॉस ऑफ एनर्जी, एंड इट इज कंटिन्यूसली लॉस ऑफ एनर्जी। वो मुसलसल एनर्जी को लॉस कर रहा होता है, एंड फाइनली फॉल डाउन टू न्यूक्लियस, and finally fall down into nucleus of an atom. वो आखिर में एटम के न्यूक्लियस में गिर पड़ता है। कब? जब वो, अगर वो मुसलसल एनर्जी को लॉस कर रहा होगा ना, तो लॉस करते करते वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आखिरकार न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा। रदरफोर्ड ने एक और भी पॉस्टुलेट्स कहा था, अगर हम वही एनर्जी, इफ इधर if that energy if that energy
is pass from prism. अगर प्रिज्म में से वो एनर्जी हम पास करेंगे देन वी कैन ऑब्जर्व कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है. क्लियर. अगर हम जो एनर्जी होगी ना वो अगर प्रिज्म में से पास करेंगे, प्रिज्म में से पास करने के बाद हमें जो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होगा. हालांकि नील बोहर ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर हम इस प्रिज्म में से वो एनर्जी पास करेंगे देन वी कैन गेट वी आर गेटिंग द लाइन स्पेक्ट्रम बजाय कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम से क्या वजह होती है. अच्छा. तो नील बोहर के जो नील बोहर ने क्या कहा था. नील बोहर ने कहा था कि मेन पॉइंट्स ऑफ नील बोहर. या पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर. पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर. नील बोहर के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे. पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर. नील बोहर ने पहले बात ये कहा था कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स है इन एन ऑर्बिट. किसी भी ऑर्बिट में इन ऑर्बिट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. या इन एन ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व. The electrons are revolve continuously. The revolves in an orbit. The electrons are continuously revolve. Continuously किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मुसलसल रिवॉल्व करता रहेगा. मुसलसल करता रहेगा with a definite amount of energy. With a definite amount of energy. किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता रहेगा ना वो एक उसकी खास एनर्जी ही होगी. हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होगी और वो उस एनर्जी के साथ कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा. ये इसका पहला पोस्टुलेट था. नंबर दूसरा इसका पोस्टुलेट था द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन in an appropriate orbit. In an appropriate orbit. किसी भी ऑर्बिट के अंदर in an appropriate orbits neither losses are nor gain of energy. nor gain of energy. किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट रिवॉल्व करता रहेगा ना वो ना एनर्जी लॉस करेगा ना एनर्जी गेन ही करेगा. इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो उसका थर्ड ऑर्बिट पोस्टुलेट्स है. इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स if the revolving electrons jumping from jump करेगा jumping from higher orbit to lower orbit. jumping from higher orbit to lower orbit or lower to higher orbits.
या अगर लोअर से हायर ऑर्बिट जंप करेगा देन इट्स absorb or emit एनर्जी। ये पॉइंट समझे। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा लोअर टू हायर ऑर्बिट हायर टू लोअर ऑर्बिट देन इट विल लॉसेस और इमिट्स एनर्जी। एनर्जी वो तब लॉस करेगा या तब गेन करेगा जब वो किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जंप करेगा ना, तब एनर्जी लॉस करेगा। और जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी हम वो फाइंड कैसे कर सकते हैं? द लॉसेस ऑफ एनर्जी कैन बी फाइंडेड बाय, वो जो उसका फार्मूला है कि डेल्टा ई फॉर डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर? E2 माइनस E1, यहाँ पे जो E2 है कि वो E2 मतलब कि हायर ऑर्बिट, E2 यहाँ इसको यू भी लिख सकते हैं कि H भी लिख सकते हैं, वेयर H इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। H जो है कि वो है प्लांक्स कांस्टेंट, H इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या वेयर हेयर जो है ये जो यहाँ पर जो V जो है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएटेड वेव या रेडिएशन ऑफ एनर्जी, वो जो एनर्जी रेडिएशन ऑफ एनर्जी है उसको यहाँ से V से हम शो करेंगे। और एच जो है कि प्लास कांस्टेंट ही है, क्योंकि नील बोहर ने प्लास कांस्टेंट की बेसिक को बुनियाद को प्लास कांस्टेंट की आइडियाज को ही यूज करते हुए एक नई एक डिस्कवरी पेश की थी फॉर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। क्लियर? अच्छा समझे कि यहाँ पे E2 और E1 जो है कि E2 मतलब कि हायर ऑर्बिट, E जो है कि वो है कि हायर ऑर्बिट, ई इज इक्वल टू हायर ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट होगा हायर ऑर्बिट के बारे में, वेयर E इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू एयर हायर ऑर्बिट एंड E1 इज इक्वल टू लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट। E1 एंड E2 आर लोअर एंड हायर ऑर्बिट्स होते हैं। अच्छा, जो फोर पोस्टुलेट्स है, the angular moment of electrons will be the angular momentum. The angular momentum like AMVR. The angular momentum the angular momentums of an electrons is equal to the nh upon 2 pi. nh upon the angular momentum of electrons will be equal to the nh upon 2 pi. किसी भी ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर जो मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर होगा? एन एच अपॉन 2 पाई। यानी कि हम इसको यूज शो कर सकते हैं कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम्स एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। एन यहाँ पे क्या कुछ शो कर के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फर्स्ट है या थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है या सिक्स है या सेवंथ है, ईटीसी। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ ऑर्बिट शो कर रहा है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 h/2 होगा, 2 पाई होगा। और अगर सेकंड है तो 2 h/2 पाई होगा, 3 है तो थर्ड h/2 पाई होगा, ईटीसी। द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द n h/2 पाई। क्लियर? तो इसकी मेन पॉस्टुलेट से नील बोहर ने डिफेक्ट्स जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थे उनको ऑब्जर्व किया था, उनको डिफेक्ट्स को सही किया था, सही करते हुए उनका अपना नजरिया पेश किया था, उसने कुछ पॉस्टुलेट्स बताए थे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होते हैं, इनको याद करने पड़ेंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशंस है नील बोहर की कि किसी भी ऑर्बिट का न्यूक्लियस रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कोई भी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा। तो इसने ऐसे एटम्स के लिए या ऐसे आयंस के लिए रेडियस फाइंड किया था जिनके वैलेंस शेयर में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही हो। तो कौन से आयंस के लिए रेडियस फाइंड किया था?
ऐसे आयंस for those atoms are ions, for those atoms, ऐसे atoms, for those atoms are ions which contains or which consist of, which contains only one electron, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भी मुश्तमिल हो, only one electron revolving into their orbits, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम आयंस हो गया, अच्छा लिथियम 2+ आयंस हो गया, ETC। मतलब कि ऐसे एटम्स के लिए या ऐसे आयंस के लिए जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए नील बोहर ने रेडियस फाइंड किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा, अगर सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा, अगर थर्ड ऑर्बिट तो उसका रेडियस कितना होगा, ETC। समझते हैं? चलो, लेट अस सपोज दैट हम जानते हैं कि किसी भी एटम का या किसी भी एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कि न्यूक्लियस पार्ट होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। एक सिंपल सी मैंने बनाई है स्ट्रक्चर बनाई है फॉर हाइड्रोजन एटम। इसका पता है आपको कि न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर चार्ज क्या होती है, प्लस चार्ज होती है, और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा था हाई वेलोसिटी। अच्छा समझिए कि न्यूक्लियस से लेके वो वैलेंस शेल तक, जो उसका वैलेंस शेल ही है, इसका रेडियस है ये रेडियस है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है विद हाई वेलोसिटी, पूरे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है विद हाई वेलोसिटी, जिसको मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन को मास भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मास भी होता है, रेडियस भी होता है, मतलब हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, इसकी हम डेरिवेशंस कैलकुलेट करेंगे। समझे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस बात को समझे कि जैसे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ, कौन सा लॉ भाई, अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ के मुताबिक फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, कोलम्स लॉ पढ़ा हुआ है। क्या कहते हैं कोलम्स लॉ? द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, according to Coulomb's law, the force of attraction, the force of attractions, the force of attraction, ये Coulomb's law है, the force of attractions is directly proportional to the force of attraction is directly proportional, is directly proportional to the product of to their charges, directly proportional to the product of their two charges, product of their charges। वो जो फोर्स होगा ना, उस फोर्स का उस प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से डायरेक्ट ताल्लुक होगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल and inversely proportional to their square of their distance, square of their distance। ये लॉ आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कोलम्स लॉ चार्जेस के बारे में होता है, चार्जेस के बारे में ही होता है। अगर दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस का जो फोर्स क्रिएट होता है ना, फोर्स, वो उस फोर्स का उस चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्ट ताल्लुक होगा। जितनी चार्जेस ज्यादा ही होंगी उतना ही फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, जितनी चार्जेस कम होंगी उतना ही फोर्स कम क्रिएट ही होगा।
और उसका उसके डिस्टेंस से इन स्क्वायर ताल्लुक होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। समझे यहाँ पे कोलम्स लॉ क्या कहता है कि भाई कोलम्स लॉ के मुताबिक कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, भाई फोर्स जो है कि एक फोर्स है और फोर्स कौन सा है, किसी भी इसके दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। भाई एक चार्ज ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही होती है ना, तो पॉजिटिव चार्ज एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, क्लियर, एंड स्क्वायर ऑफ देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये कोलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई एफ इज इक्वल्स टू के, एफ के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा और अपान क्या कि आर स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर के जो है वो परमिटिविटी कांस्टेंट ही है। केयर के का जो वैल्यू होता है कि एक कांस्टेंट के कांस्टेंट ही जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको यूं लिखें कि भाई एफ इज इक्वल्स टू 1/4 या सॉरी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये है कोलम्स लॉ के मुताबिक कि जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने बताया था कि इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स mvr फोर्स is, या अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मुताबिक जो क्या होता है कि mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन क्या कि आर, इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर दोनों फोर्स को हम बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, कौन कौन सी फोर्स, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुताबिक दो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मुताबिक कि भाई एम वी स्क्वायर अपान आर, और ये क्या है कि जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर आर में खत्म। अगर आर आर में खत्म है, ठीक है, आर आर में खत्म, तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचता है कि एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा, बाकी यहाँ पे आर बचा, एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं कि रीअरेंज कैसे, कि आर यहाँ पे था मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरफ इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेगा, तो आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो ये इसकी दो एक इक्वेशंस बन गई हमारे पास, एक ये इक्वेशंस है फर्स्ट इक्वेशंस और एक ये भी इक्वेशंस है सेकंड इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस। अच्छा, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू नील बोहर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द नील बोहर, नील बोहर के मुताबिक द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एंगुलर मोमेंटम, the angular momentums of an electrons, the angular moment of electrons mvr is equals to nh upon 2 by ही होता है, ठीक है।
अच्छा, तो अगर इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे अगर हमें v फाइंड करना है तो ये m और r यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा कि एम v इज इक्वल्स टू एम एच अपान 2 पाई बचेगा और m और r इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को अगर स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बचेगा। क्लियर? तो ये जो वैल्यू है हमें एक वैल्यू मिली है या म्यू कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड इक्वेशन है, ये एक थर्ड इक्वेशन है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। Now put this value. Now put this value in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है तो अगर इसको पुट करते तो क्या मिलता है कि r इज इक्वल्स टू ये मिलता है कि जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये जो v है साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में लिखता हूँ कि वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये एक में वैल्यू मिलता है। अच्छा, ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर रहा है, अगर ऊपर जाकर उसको मल्टीप्लाई करेगा लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो चेंज हो जाएंगे। कैसे कि r इज इक्वल टू वो हो जाएगा कि जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनवर्स हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और एम स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 5 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचेगा। अच्छा, जो हमें कॉमन है कट रहा है वो देखेंगे, वो एक है कि 4 पाई इसमें है, 4 पाई यहाँ भी पाई, इसको पाई बचेगा बाकी, और यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एम कट गया बाकी, और यहाँ पे क्या बचा कि बाकी बाकी तो छोड़ दें। अच्छा, वो तो ये अब जो ये बनेगा कि कुछ ऐसे बनेगा जेड ई स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपन, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा कि एप्सिलॉन नॉट बचा, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बचता है कि सिर्फ ओनली पाई बचता है, पाई एम आर स्क्वायर, और ये बचता है कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर इसको 1 अपान आर लिखते हैं तो 1 अपान आर इज इक्वल टू, तो ये बचेगा जेड ई, ठीक है, जेड ई पाई एम आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट एंड स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आर में खत्म, बाकी बच यहाँ पे आर बचता है। तो ये जो है यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है, इस तरफ से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट एंड स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई एम आर बचेगा बाकी। अगर ये वाला पूरा टर्म जो है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ इसको डिवाइड करेगा तो इसको यू लिखेंगे कि आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान, ये इसको डिवाइड करेगा तो जेड ई स्क्वायर पाई एम, एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान जेड ई स्क्वायर पाई एम। क्लियर? तो ये है क्या कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट की इक्वेशंस है, ये में कुछ टर्म्स है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मिलती है, एन स्क्वायर के एन या जो भी ऑर्बिट हो, एच की वैल्यू में पता है कि क्लास कांस्टेंट ही है, जेड ई स्क्वायर न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्बिट है, पाई का वैल्यू भी होता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर ये सारी वैल्यू हम असेंबल करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें कुछ ये मिलती है इक्वेशन की आर इज इक्वल टू ए नॉट अपान ए नॉट एन स्क्वायर अपान जेड जेड स्क्वायर, ठीक है, ए नॉट एन स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, या इसको यू भी लिख सकते हैं, जेड कांस्टेंट ही होता है, जेड वो ओनली फॉर हाइड्रोजन तो वन का वन ही होता है, तो इसको हम ए नॉट या एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट का अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो ये वाला वैल्यू कि ए नॉट एन स्क्वायर ए नॉट एन स्क्वायर, वेयर ए जो है व्हाट इज ए, एक बोहर्स कांस्टेंट है, ए नॉट जो है हम उसको कहते हैं कि बोहर्स कांस्टेंट, बोहर्स कांस्टेंट,
विच इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है कि ए नॉट इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉन, 0.59 एंगस्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ये इसका वैल्यू है। अगर हमने किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो हम ये वाला वैल्यू रखेंगे 0.59 एंगस्ट्रॉन। क्लियर, तो हमें इसका किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मिल सकता है या मिल जाएगा। चलिए लेट अस सपोज दैट एक फार्मूला प्रॉब्लम कर लेते हैं कि व्हाट आर द रेडियस ऑफ, समझने के लिए कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, उसका रेडियस क्या होगा, समझिए। हाउ टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्बिट, हमें पता है कि रेडियस फाइंड करने का जो फार्मूला है कि r इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, जेड कॉन्स्टेंट है इसको छोड़ दे, तो ए नॉट, तो उसका वैल्यू है कि r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। एन का वैल्यू यहाँ पे क्यों, फर्स्ट ऑर्बिट पूछा उसने कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कि हम उसको लेते हैं कि 1 स्क्वायर, आपको पता है कि 1 का जो स्क्वायर को 1 ही निकलता है, तो उसको 1 को मल्टीप्लाई बाय 0.529, तो हमें वही इसका आंसर प्रोड्यूस होगा 0.529 एंगस्ट्रॉन का, ये इसका रेडियस ही है। क्लियर, अगर हमने सेकंड रेडियस फाइंड करना है, सेकंड शेल का रेडियस फाइंड करना है, तो वो भी ऐसा ही होगा कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो सेकंड ऑर्बिट है उसका उसका ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो वही सेम इक्वेशंस कि r इज इक्वल्स टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, तो r इज इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, सेकंड है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि r इज इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय, ये दो का दो स्क्वायर तो 4 ही बनेगा ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529, तो आपको ये मिलेगा तकरीबन 4 अप्रोक्सीमेटली कि r इज इक्वल टू 520, तो तकरीबन 2.1 और 1.0 एंगस्ट्रॉन आपको इसका रेडियस मिल जाएगा, 2.1 अराउंड अबाउट। क्लियर, तो किसी भी ऑर्बिट का हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में।